अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तान के हमले को अब कई दिन गुजर गए हैं और दिन गुजरने के साथ साथ वहाँ पे शहादतें हुई हैं, जो लोग मारे गए हैं, जिनके अंदर बहुत से लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो उम्मीद रिहेबिलिटेशन सेंटर था उसके अंदर मौजूद थे। उसके बाद अब जो स्कोप था इसका, ये कितना बड़ा ये हादसा हुआ है, सामने आ रहा है। एक तरफ अफगान हुकूमत का मौकफ है और जो लोग वहां पे देख रहे हैं उनको वो क्या कह रहे हैं वो है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान का मौकफ है और पाकिस्तान कह रहा है कि ये एक हादसा था जो हुआ है, मगर उनका टारगेट था मिलिट्री इंस्टॉलेशन या ड्रोन बनाने का एक वेयर हाउस उस इलाके के साथ। हकीकत क्या है, इसको मजीद समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं काबुल से, काबुल के रिहायशी नूर अहमद। नूर अहमद, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो ये बताएं कि क्या हुआ, आपको कैसे पता लगा, आप किधर थे उस वक्त, क्योंकि बहुत बड़ा धमाका था, और फिर आप जब वहां पे पहुंचे तो आपने क्या देखा उधर? रात के तकरीबन साढ़े 8 बजे थे। उससे पहले मैं ऑफ़िस से घर की तरफ आया, तो जैसे ही मैं घर की तरफ पहुँचा घर पहुँचते-पहुँचते तक मैंने मोबाइल खोला, मोबाइल जैसे खोला तो अंदर सिटी से दोस्तों का मैसेज आने शुरू हुआ कि जेट्स दोबारा आसमान में नज़र आ रहे हैं और उसका आवाज़ें सुना रहे। तो इसी असिना में तकरीबन 5-10 मिनट 5 मिनट भी नहीं हुए थे, तकरीबन 5 मिनट के बाद हमने तकरीबन 4-5 एक्सप्लोजन्स की आवाज़ें जो है वो सुन लिए, क्योंकि मैं सिटी की बिल्कुल एक दूसरी तरफ पे था, तो इस वज़ह से मैंने ऑन द स्पॉट नहीं देखा। मैं अपने घर के ऊपर छत पे गया ताकि देख लूँ कि क्या हुआ, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। फिर जैसे-जैसे ये दोस्तों को रिश्तेदारों को, घरवालों को मैसेज कर रहा था, तो इससे पता चला कि 2 जगहों पे काबुल में एयर स्ट्राइक्स हुआ था। एक जो है पुलिचरखी की जो रोड है, जो काबुल जलालाबाद की मेन रोड है, उसके साइड पे उम्मेद रिहैब सेंटर है, उस पे हुआ था स्ट्राइक, और वहाँ पे एक स्ट्राइक नहीं हुआ था बल्कि कई स्ट्राइक एक ही जगह में हुआ था। ये वही जगह है जो जहाँ पे मतलब एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर था। पिछली 3-4 साल से यहाँ पे लाखों लोगों का जो है वो ट्रीटमेंट हुआ था। हर साल तकरीबन 50 से लेकर 60-70 हज़ार तक लोगों का यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा था। और ये ट्रीटमेंट उसी ड्रग एडिक्ट्स का हो रहा था यहाँ पे जो अमेरिकन ऑक्यूपेशन की विक्टिम्स थे। क्योंकि अमेरिकन ऑक्यूपेशन के आने के साथ-साथ अफ़गानिस्तान में हेरोइन और ओपियम का ट्रेड भी जो है सारे अफ़गानिस्तान में जो है आदी हुआ। जब जैसे आदी हुआ तो ज़ाहिर बात है इसके साथ एक स्पिल ओवर इफ़ेक्ट ये था कि अफ़गान जो यूथ थे, जो जो नौजवान थे वो भी इसमें मतलब मुब्तला हो गए इसी कैंसर में। तो जब हमें पता चला कि ये वो हादसा जो है और ये एक स्ट्राइक्स जो है अस्पताल पे हुआ है, असल में ये एक ट्रेडिशनल अस्पताल नहीं है, एक रिहैब सेंटर था। और जो लोग मतलब जिनका ये अदा है और ये दावा है कि मतलब ये एक मिलिट्री कैंप है और या मिलिट्री कैंप था, ये 2016 तक अमेरिकी के कंट्रोल में ये कैंप था। फिनिक्स के नाम से, फिनिक्स मिलिट्री कैंप के नाम से अमेरिकन और नेटो की ये कैंप था। उसके बाद उन्होंने अफ़गान हुकूमत को हवाले किया। लेकिन जैसे ही 2021 में अफ़गान तालिबान ने जैसे काबुल फ़तह किया, उसके बाद सबसे जो पहले काम ये किए थे उनमें से एक काम ये था कि ड्रग रिहेबिलिटेशन सिस्टम शुरू किया, और ये वही कैंप था जिसको इन्होंने अस्पताल में रिहैब सेंटर में चेंज किया। मैं तकरीबन रात की 11-12 बजे दोस्तों से राब्ता किया कि मैं वहाँ पे जाऊँ, और जाने से पहले मेरा इरादा हुआ कि मतलब मैं वहाँ पे जा कर के मैं कुछ वीडियोज़ जो है एज़ अ सिटिज़न जर्नलिस्ट रिकॉर्ड कर लूँगा, क्योंकि जैसे ही स्ट्राइक्स हुआ, साथ-साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी मिलिट्री रेजिम्स की जो प्रोपेगेंडिस्ट थे, उनके जो मीडिया पर्सन्स हैं, वो सारे मीडिया पे आए और उन्होंने झूठ फैलाना शुरू किया कि हमने जो है मिलिट्री डिपॉट हिट किया, और साथ-साथ वीडियोज़ अपलोड करना शुरू किया। लेकिन आप अगर वीडियोज़ देखें, जो ओसाइंसी जो अकाउंट्स है, उन्होंने जो कन्फर्मेशन किया है, काबुल में 2 जगहों का किया है। एक जो है शाह शहीद में हुआ है। वो जो जिस जगह में ये अस्पताल है, वहाँ से तकरीबन 4 माइल यानी तकरीबन आप किलोमीटर में हिसाब करें तो 6 के करीब किलोमीटर जो है एक-दूसरे की फासले में है। एक डिस्ट्रिक्ट 8 में है और दूसरा जगह डिस्ट्रिक्ट 12 में है। ये जो ड्रग रिहैब सेंटर है, उम्मेद ड्रग रिहैब सेंटर, ये डिस्ट्रिक्ट 12 पुलिचरखी मेन रोड पे है।
तो उन्होंने ये हिट किया और ये दावा किया कि यहाँ पे जो है एमओ डिपार्ट्स थे। इसी वजह से जो है मुझे ये मजबूरन जाना पड़ा कि मैं वहाँ पे जाकर के इनका ये झूठ जो है उसको एक्सपोज़ कर लो और उनको ये द दुनिया को ये बताओ कि ये जो एयर स्ट्राइक हुआ है, ना सिर्फ़ कि इसके इन्होंने वहाँ पे मतलब बहुत लोगों को जो है मारा है, तकरीबन 400 तक लोग मर गए थे और साढ़े 200 या 250 लोग ज़ख्मी है। तभी हमें पता लग गया और रेस्क्यू की टीम्स को भी पता लग गया कि ये जो वाला कंपाउंड था, ये कंपाउंड अभी तक मुकम्मल क्लियर नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने दोबारा क्योंकि रात में ये लोगों को नज़र आया कि तकरीबन सारे लाशें हमने उठाए। कुछ-कुछ जो रह गया है उसका थोड़े से लोग मसरूफ़ थे उसको उठाने में और ढूँढने में। उसके बाद मैं तकरीबन कंट्रोल नहीं कर सका। मैं खुद वहाँ से तकरीबन सुबह 8 बजे थी। सुबह 8 बजे मैं फिर वहाँ से निकल गया और ये सोचा कि मैं जाकर के क्योंकि मैंने रात को भी ये नींद नहीं किया, मैं जाकर के कुछ इस्तिराहत करके वापस आया। लेकिन जैसे ही मैं गया तो मुझे बिल्कुल ब्रेकडाउन हुआ था। फिर मैं अपने आप को मतलब वो कन्विंस नहीं कर सका कि मैं दोबारा जाऊँगा उसी टाइम। फिर मैंने दोबारा असर के वक़्त कोशिश किया लेकिन असर के वक़्त भी नहीं हुआ और मेरा इरादा है कि कल मैं दोबारा जाकर के एक और मिशन है और ये है कि जो पाकिस्तानी अकाउंट से जो ये एक्यूज़ेशन डाल रहा है कि ये एक मिलिट्री कैंप से और यहाँ पे अगर इन्होंने एयर स्ट्राइक्स किया तो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो क्यों अभी तक खराब नहीं हुए, क्यों अभी तक खड़े हैं, मतलब उसको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ है। तो उनको अब सिर्फ मैं इतना बताऊँगा कि भई ये जो है एक मतलब कंक्रीट बिल्डिंग्स नहीं थे। ये मेकशिफ्ट कंटेनर्स और प्रीफैब्स थे जो लोहे कंटेनर और लकड़े से बने हुए स्ट्रक्चर था। तो उसमें जो खराबी नज़र आ रहे हैं, वो खराबी सिर्फ वही है जो मतलब एयर स्ट्राइक्स ने किया है और साथ-साथ फिर आग लग गई है। एक इनका ये दलील है कि यहाँ पे एमओ डिपार्ट्स थे, सही है? तो जहाँ से मैंने लाशें उठाए, जहाँ से मैंने बॉडी पार्ट्स उठाए, जो बड़े कंपाउंड है, जो उन्होंने पिक्चर्स में भी जो है बिल्कुल कन्फर्म करके खुद मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अताउल्लाह तारल ने जो है उसने कन्फर्म किया कि ये जगह हमने स्ट्राइक किया और ये एमओ डिपार्ट्स है। इतना झूठ बोल रहे हैं कि खुदा की कसम वो उसी कंपाउंड से है, उसी कंपाउंड से मैंने खुद अपने हाथों के साथ 2 लाश उठाए और 4 बॉडी पार्ट्स कि उसमें जो है एक सिवियर हेड था, एक जो है पाँव था, एक बंदे का हाथ था, ये मैंने खुद उठाए। अच्छा, वहाँ पे जला हुआ गोश्त था, जला हुआ गोश्त मतलब ये है कि हमने हड्डी जो है हमें मिल गए लेकिन गोश्त नहीं था उनके ऊपर। और फिर एक और चीज़ मैंने ट्विटर पे देखा लोग ये कह रहे थे कि अच्छा 400 बॉडीज़ किधर है? तो भाई 400 बॉडीज़ जो मैंने खुद उठाया है उसमें तो सिर्फ़ हाथ और पाँव नज़र आ रहा था, उसमें बॉडी मैं कहाँ से बताऊँगा? इसके अंदर बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है 1000 लोग सॉरी 100 लोग जाँ बाँक हुए हैं इसके अंदर जो अंदर थे। हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स आ रही हैं कुछ कि 180 लाशें एक अस्पताल में लेके गई हैं पहुँची हैं। 60 लाशें कहीं और पहुँची हैं। लग रहा है बहुत मुश्किल है बताना कि कितने लोग मौजूद थे इस जगह पे पहले से ही और इसके ये बताएँ कि ये अब क्या सिचुएशन है? आपने कहा कि ये वो लोग जो ड्रग्स के ऊपर थे उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए ये जगह पहले खोली गई थी इब्न सिना के नाम से फिर इसको उम्मीद के नाम पे तब्दील कर दिया गया। तो अभी काबुल अगर आप जाएँ तो आपको वो चीज़ नज़र नहीं आती जो पहले नज़र आती थी। सफाई बहुत है लोगों का इस तरीके से ख़्याल रखा जाता है। सड़कों के ऊपर पहले आपको मिला करते थे नीडल्स अपने अंदर डाल रहे होते थे, हेरोइन ले रहे होते थे मगर अब वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो ज़रा थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए बताएँ कि क्या तब्दीली क्या आई है? काबुल में एक बहुत मशहूर जगह था पुलिस सुख्ता के नाम से। ये जो है वेस्टर्न काबुल की साइड जो दश्ती बर्ची एक जगह के नाम है जहाँ पे मेजॉरिटी हज़ारा पॉपुलेटेड एरिया है। उसके साथ एक पुल है, एक ब्रिज है, उसका नाम है पुल बिल्कुल। सुख्ता और सुख्ता फ़ारसी में जो है जला हुआ चीज़ को कहते हैं द बर्न्ड ब्रिज उसका नाम था। और नाम इसी वजह से ही रखा हुआ था कि इसके नीचे जो काबुल के दरिया है, जो अभी ड्राई है, उसमें पानी नहीं आ रहा है। इसमें 20 साल तक जो है इस पुल के नीचे और इसके इर्द-गिर्द जो जगह थे वहाँ पे इन्होंने बिल्कुल अपने ढाबे बनाए थे। सोसाइटी की सबसे प्रोफ़ेशनल, सबसे जो
स्किलफुल लोग थे वो भी इसी ड्रग एडिक्स में आए थे, क्योंकि ड्रग एडिक्शन एक चीज़ है कि वो किसी की प्रोफ़ेशन को नहीं देखते। अगर वो मर्द करते, औरत करते, बड़ा करते, छोटा करते, या मतलब वो टीचर है, प्रोफ़ेसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, पॉलिटिशियन है, जो भी इसमें आ जाए तो उसका दुनिया तबाह हो जाते। इसी वजह से जो है, जो ये रिहैब सेंटर था, ये लाखों के लोगों के लिए जो उनके एक उम्मीद सेंटर था, इस वजह से इसका नाम भी उम्मीद रखा। उम्मीद मतलब होप सेंटर। इनका होप था, इनका उम्मीद था कि अब ये लोग जो है दोबारा अपनी ज़िंदगी को जो है एक फ्रेश स्टार्ट शायद शुरू करें। और वहाँ पे हमने किताबें देखी, वहाँ पे कुछ रूल्स में जो है पहले और दूसरी ग्रेड की किताबें थे, जो आप बच्चों को आप सिखा रहे हो, वहाँ से आप उसको अलिफ, बा, था वाला जो एबीसी वाले किताबें है वो यूज़ कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों का बिल्कुल दुनिया नया शुरू होने वाला था। मतलब उम्र के लिहाज से ये लोग बड़े थे, लेकिन दुनिया इनका ख़त्म हुआ था। वो जो पिछली रिहैब से पहले जो इनका दुनिया था और ड्रग रिहैब के बाद जो दुनिया थी, मुकम्मल मुख्तलिफ है। और इस पे अल जज़ीरा ने स्काई न्यूज़ ने मेरे ख़्याल में, और बीबीसी ने जो है बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्रीज़ जो है इस पे बने हुए हैं। 3 साल से 4 साल से ये रिहैब सेंटर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये रिहैब सेंटर पिछले महीने से शुरू हुआ और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी मिलिट्री रेजिम जो सिविलियन या आम लोग के कत्ल में जो है सालों-सालों से मुलव्वस है, इसे नहीं था कि उनको पता नहीं था। इनको पता ही था, या तो ये कहें कि ये लोग कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि ये रिहैब सेंटर था, तो ये तो बहुत बड़ा इनकम्पिटेंस है कि आप एक न्यूक्लियर पावर है और ऐसे मुल्क में जहाँ पे कोई एयर डिफेंस नहीं है, जहाँ पे आपके ड्रोन्स जो है पिछले 4 साल से जो है रिकॉनाइसेंस कर रहे हैं, सही है? वहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से अपने टारगेट्स को जो है मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। और फिर जो आप एयर स्ट्राइक करते हो, हर बार या तो आप अस्पताल को एयर स्ट्राइक कर रहे हो, या तो आप आम लोगों को मरवा रहे हो। जैसे इस एयर स्ट्राइक से 3 दिन पहले इन्होंने पुलचरखी में किया, वहाँ पे भी जो है आम लोग मरे हुए थे, और वहाँ पे भी लोग मीडिया वाला गया, इंटरनेशनल मीडिया वाला गया, उनको सबको पता चला कि भई आम लोग मर गए इसमें, सही है? इसका क्या मतलब है? मतलब इससे 2 दिन पहले कंदहार में इन्होंने एक ड्रग रिहैब सेंटर वहाँ भी था, प्रोविंशियल, उसको भी टारगेट किया। तो यहाँ पे जो ज जब जब ये चीज़ें शुरू हो गई है, मतलब पाकिस्तान की जो ये स्ट्राइक्स जो पिछली साल अक्टूबर में पहली बार काबुल में हुआ, तब से लेकर के यहाँ अभी तक जो एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं और जो पैटर्न नज़र आ रहे हैं, इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मिसाल एक ही जगह में मिल रहा है, और वो गज़ा है। इसका पैटर्न रे जो तर्जुल अमल है, जो तरीक़ाकार है, और उसका जो मोरस ऑपरेंडी है, वो बिल्कुल सेहुनिस्ती रजीम का जो मोरस ऑपरेंडी है, जो वो गज़ा में इस्तेमाल कर रहे हैं, अस्पतालों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मास कैज़ुअल्टी मिल रहे हैं, और इन लोगों को ब्लड थर्स्ट के सैटिस्फैक्शन करने के लिए इसको मास कैज़ुअल्टी चाहिए। इसराइल भी जो है अपने लोगों की वो जो ब्लड थर्स्ट था उसकी सैटिस्फैक्शन के लिए गज़े में मास कैज़ुअल्टी किया, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं है हमास को कत्ल करने के लिए, सारे गज़े को जो है वो दुनिया के नक्शे से बिल्कुल निकाले। ये स्ट्राइक जो है इस वजह से नहीं है कि ये सोच रहे कि इस एयर स्ट्राइक से तालिबान की हुकूमत को गिरा दे। इनसे ये उसको क्या कहते हैं कि मतलब में क्या एक सिग्नेचर स्ट्राइक से ये लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे पास एक एयर फ़ोर्स है और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसी ही हमारा मर्ज़ी है। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि एयर फ़ोर्स अमेरिका के पास भी था। उन्होंने भी अफ़गानिस्तान में 20 साल तक एयर फ़ोर्स इस्तेमाल किया। उन्होंने न्यूक्लियर से नीचे दूसरा जो सबसे दुनिया की बड़ा बम है, मदर ऑफ़ ऑल बम उसको कहते हैं, उसको भी इस्तेमाल किया अफ़गानिस्तान में। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि ट्रम्प आज भी कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से हमारा विथड्रॉल जो है वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन, और वन ऑफ द वर्स्ट डे इन अमेरिकन हिस्ट्री। वो खुद कह रहे हैं कि हम हमारा यहाँ पे जो है डिफीट हुआ है। अमेरिकन जनरल्स खुद कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे डिफीट हुआ है। क्योंकि ये है कि आप तालिबान कौन है? वो तो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं है। वो तो एक आइडियोलॉजिकल इस्लामिक मूवमेंट है। आपने अपनी बहुत ज़िंदगी पाकिस्तान के अंदर गुज़ारी और अब आप रहते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। तो एज़ अ अफ़गान जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, जो उर्दू भी बोलता है, अंग्रेज़ी भी बोलता है, उसको अंदाज़ा है पाकिस्तान में रहने का भी। क्या एहसासात हैं आपके इस वक़्त कि आपका जिस मुल्क के अंदर आप पैदा हुए,
वहाँ वो मुल्क, वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ का ये अस्करी क़ुव्वत अब आपके ऊपर आके काबुल के अंदर बमबारी कर रही है, इतने सालों बाद, क्या सोचते हैं इसके बारे में आप? इतना ज़िंदगी इतना ज़िंदगी हमने पाकिस्तान में गुज़ारा है, हमने पाकिस्तानी लोगों से कभी नफ़रत नहीं देखा है। मतलब वो पेशावर में था, अगर मैं रहा और फिर मैं इस्लामाबाद में रहा, तो मैंने पाकिस्तानी लोगों से जो है नफ़रत नहीं देखा है। लेकिन हम जैसे ही हम जे 2007 में जो हमारा रिफ्यूजी कैंप था जो उन्होंने ख़त्म कर दिया, वो हमारा पहला एनकाउंटर है, हमारा पहला मेमोरी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट और उनकी जो सिक्योरिटी apparatus है उन क्योंकि वो आए थे उन्होंने उससे जलोज़ई में। क्या हाँ? जलोज़े कैंप 2007 में। उसके बाद हम पेशावर में मूव जहाँ हो पे गए। पैदाइश हुई थी आपकी? हाँ? या जहाँ पे ये पैदाइश हुई थी आपकी? मेरा पैदाइश हुआ थी वहाँ पे मेरा प्राइमरी स्कूल हुआ था और वहाँ पे मेरा ये जो पैदाइश के जो चाइल्डहुड की मेमोरीज़ है वो वहाँ पे हुए। सही है आप हमने इन्हें आपको नहीं कहा कि आप हमारे साथ खड़े हो जाएँ। आप हमारे साथ बिल्कुल खड़े ना हो जाएँ, लेकिन आप फिर ये ना करें ना कि आप ना सिर्फ़ कि अमरीकियों को जो है अपने अड्डे अपने एयर, लैंड और सी एक्सेस दे दें, बल्कि वहाँ पे पाकिस्तान में जो लोग थे, जो मुहाजिरीन थे, अफ़गान मुहाजिरीन थे, अरब मुहाजिरीन थे, पाकिस्तानी लोग थे। मुशर्रफ जो अपने खुद किताब में उस अपनी किताब में उसका जो किताब है इन द लाइन ऑफ फायर, वो तकरीबन मैंने आज से 15 साल पहले पढ़ा हुआ है, जिसे मैं हाई स्कूल में था वो किताब मैंने पढ़ा हुआ है। उस किताब में उसने खुद बहुत प्राउडली कहा कि मैंने तकरीबन 600 से ज़्यादा लोग अमरीकियों को भेजा है। बिल्कुल पैसों के बदल में भेजा है, जैसे लोग गुलाम भेज रहे हैं, ऐसे ही भेजा है। सही है। अब ये उन्हीं पॉलिसी का जो जो मसला पाकिस्तान अभी कह रहे हैं कि मतलब टीटीपी है। टीटीपी इज़ रिएक्शन। ये नहीं है कि एक इनिशिएटिव नहीं है। एक इनिशिएटिव ये था, एक्शन ये था, एक्शन पाकिस्तान ने लिया, रिएक्शन में ये आया। एक्शन ये लिया पाकिस्तान के वो अमरीकी के साथ उनका इत्तेहादी बन गया अफ़गानिस्तान के खिलाफ। तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे पाकिस्तान के जो ख़ुसूसन जो ट्राइबल एरिया है उनके लोग, उनका हिस्ट्री, उनका तारीख़, उनका जो है कल्चर सारा जो है अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। सही है, ड्यूरल लाइन बीच में है, लेकिन अभी तक किसी अफ़गान हुकूमत ने भी अभी इस पे मतलब वादार नहीं हुआ कि वो इसको एज़ अ बॉर्डर मान ले। क्योंकि लाइन के दोनों साइड पे जो है एक ही कौम है, एक ही लोग हैं, एक ही ज़ुबान बोल रहे हैं, एक ही मज़हब है, मज़हब भी बदल नहीं है। अगर हम कहें कि मतलब पाकिस्तान और इंडिया के माबैन में जो बॉर्डर है वहाँ पे रिलीजन का डिफरेंस है, लेकिन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान में तो रिलीजन का डिफरेंस भी नहीं है। तो इस वजह से इन लोगों का जो है बिल्कुल एक घर की तरह एक मतलब मामलात चल रहे थे। क्या हुआ 2001 तक ये मामला सही चला था। 2001 में पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी बन गए और वही लोग जो अमेरिका के लिए हीरोज़ थे, जो अमेरिका के लिए फ्रीडम फाइटर्स थे, एक ही बार दहशतगर्द बन गए। क्योंकि अब वो अमेरिका के इंटरेस्ट आगे नहीं बढ़ा रहे। अब अमेरिकन इंटरेस्ट जो है चेंज हो गए। लेकिन उन लोगों का जो अकीदा है, उनका जो आइडियोलॉजी है, वो तो अमेरिका के साथ नहीं था। अगर अमरीकी उनको मदद दे रहा था या उनके साथ मतलब इनडायरेक्टली जो है पाकिस्तान की थ्रू मदद कर रहा था, तो वो एक अलग सा बात है। लेकिन जो लोग सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, जो अफ़गान थे, पाकिस्तानी थे या अरब थे, जो ही दुनिया के हर कोने से तकरीबन जापान से भी लोग आए थे वहाँ पे। अच्छा एक फ़ेमस जापानी फाइटर है कि वो मतलब आया था अफ़गानिस्तान में लड़ाई के लिए। लेकिन ये हुआ कि अब दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ, अमेरिका कह रहे कि नहीं यही लोग अभी दहशतगर्द हो गए। तो जो लोग पाकिस्तान में थे, अफ़गान तालिबान के हामी थे, अफ़गान तालिबान के साथ उनका मतलब आइडियोलॉजी था। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकते है कि अब कल तक हम हीरो थे, अब हम दहशतगर्द बन गए। पाकिस्तान ने जो है इसके पीछे शुरू होने लगा उसको पाकिस्तान से निकालने और अमरीका को जो है भेजने शुरू किया तो एक्शन ये था। रिएक्शन में क्या हुआ टीटीपी आया। अच्छा और टीटीपी तो अभी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का बात तो नहीं है ना। तालिबान 2021 में आया, 2021 से पहले टीटीपी क्यों खत्म नहीं हुआ? क्या मैसेज भेजना चाहेंगे पाकिस्तानियों को आप? इसलिए। मैसेज मैसेज तो ये है कि पाकिस्तान का एक ही सॉल्यूशन है और ये है कि पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट होना चाहिए। पाकिस्तान के बनने से लेकर के अभी तक जो ही मसले आए, पाकिस्तान को पेश करना सामना करना पड़ा, वो सारा पाकिस्तानी मिलिट्री से हुआ है। एक अपना ही पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी विज़न नहीं है, उनका जो है फॉरेन पॉलिसी जो है अमेरिकन सेंट्रिक है।
और जैसे अब ज़ाहिर बात है अमेरिकन सेंट्रिक का मतलब ये है कि अमेरिका के इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो रहे हैं। वो हर दहाई में जो है अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो अलग सा इंटरेस्ट है। वो एक दहाई में एक चीज़ चाह रहा है, दूसरी दहाई में दूसरी चीज़ चाह रहा है और उनका इंटरेस्ट ज़ाहिर बात है इस खत्ते की जो इंटरेस्ट है उससे नहीं मिल रहे हैं। तो खत्ते की जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट पाकिस्तान की भी है, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री रेजीम का नहीं है क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो है अमेरिकन इंटरेस्ट है और अमेरिकन इंटरेस्ट ज़ाहिर बात है ये है कि इस खत्ते में जो है चाइना का असर रसूख नहीं होना चाहिए, रशिया का असर रसूख नहीं होना चाहिए, ईरान का असर रसूख नहीं होना चाहिए। ये अमेरिकन इंटरेस्ट है, सही है? खत्ते का इंटरेस्ट ये है कि यही जो कंट्रीज़ है, जो अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है, चाइना है, सेंट्रल एशियन है, इंडिया है, इनका इंटरेस्ट ये है कि ये आपस में जो है अपना मतलब एक जोड़-मोड़ कर ले और जो मसले-मसाइल है वो यहीं पे सॉल्व कर ले। और इसी ही खत्ते की जो तनाज़ुर है, जो जियोपॉलिटिक्स है उसको देख कर के जो है सॉल्व कर ले। लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है और जहाँ तक मेरा मालूमात है और मेरा मतलब आपने देखा हुआ एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में वो ये है कि जो एक करप्ट छोला है पाकिस्तानी सोसाइटी में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ पाकिस्तानी मिलिट्री में क्योंकि मिलिट्री में ये टोला बहुत बड़ा है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी सोसाइटी में शायद ये टोला 250 मिलियन लोगों में कम हुआ है। कम कम है ये क्योंकि पाकिस्तान को जो है उठा कर के इसी टोलों को जो है ख़त्म करना होगा। जैसे आप देख रहे हैं क्या हुआ 2022 में इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्यूटली नॉट, मैं अमेरिका को जो है आड़े हवाला नहीं कर लूँगा। उसके साथ क्या हुआ? वो रूस की यार वहाँ पे उसे रूस से जो है क्रूड ऑयल का और तेल का और मामलात का दुजानिबा ताल्लुकात का जो है बात किया, क्या हुआ? नूर अहमद, थैंक यू सो मच में ज्वाइन करने का। अपना ख्याल रखिएगा और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अफ़गानियों के साथ हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन पैदा हो सकता है और ये जो मसाइल हैं, ये जो जंग है, ये ख़त्म हो सकती है। बहुत शुक्रिया। आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाज़िर होऊंगा अपडेट के साथ। तब तक के लिए